नया साल आने में अब चंद दिन ही बचे हैं, लेकिन नए साल से पहले पूरी दुनिया के सामने एक चिंता बन खड़ी हुई है और वो है कोरोना की वापसी, जिसने इस वक्त पूरी दुनिया की रात की नींद और दिन का चैन उड़ाकर रख दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनिल राणा। बहरूपिया कोरोना के नए वेरिएंट BF7 ने चीन में तबाही मचा रखी है और अब ये पूरी दुनिया में फैल रहा है। भारत में भी कई विदेशी सैलानी इस वेरिएंट की गिरफ्त में आ चुके हैं। हालांकि कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में ये उतनी तबाही नहीं मचाएगा जितना चीन में हालात हैं। लेकिन क्या यह समय बेफिक्र रहने का है या फिर आने वाली इस महामारी से बचने के लिए उचित कदम उठाने का वक्त है? दरअसल चीन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें देखकर कोई भी काम जाए। सेकेंड वेव में कोरोना ने जिस तरह से भारत में कोहराम मचाया था, उसी तरह से चीन में इस बार कोरोना ने कोहराम मचाया है। उसने फिर एक बार चिंता खड़ी कर दी है कि आखिर ये नई आफत अब क्या रंग दिखाने वाली है। क्या न्यू ईयर की खुशियों में ग्रहण लगने वाला है? और इस महामारी को लेकर केंद्र समेत तमाम राज्य सरकारें भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है और एहतियातन तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जो बहुत हद तक मुमकिन है। नए साल की खुशियों के बीच एक बार फिर से लोगों के चेहरों पर मास्क का पहरा लौट आए हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि खुशियां घरों की चार दीवारी में सिमट कर रह जाए। आगे कुछ भी हो, लेकिन हमें इस वक्त अलर्ट रहना चाहिए। तो आज इसी खास मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल के माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल की डॉक्टर गीताली भगवती और फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड के इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर कीर्ति सबनीस। इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज केंद्र सरकार और IMA की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए जान लेते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से। देश में कोरोना को लेकर के बढ़ती चिंताओं के बीच में सरकार एक्शन में नजर आ रही है। ताज़ा अपडेट ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तमाम प्रतिनिधियों के साथ में एक अहम बैठक करी। इसमें तकरीबन 100 डॉक्टर बुलाए गए थे। ये एक वर्चुअल बैठक थी और इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री के भी तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल थे। कई हेल्थ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर भी इस बैठक में शामिल थे। तो कुल मिलाकर के इस बैठक के जरिए सरकार ने एक प्रेजेंटेशन दिया और ये बताया कि अभी तक कोविड की स्थिति देश में क्या है, क्या सरकार की नीति है, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टरों से भी सुझाव मांगे गए कि क्या कुछ और किया जाना चाहिए ताकि पहले से तैयार रहे देश इस बड़ी लड़ाई के लिए। इसके अलावा जो बड़ा फोकस था वो कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के रहा और यहाँ पे सरकार ने तमाम IMA के तमाम प्रतिनिधियों से ये अपील करी है कि कोविड वैक्सीनेशन के दायरे को, विशेषकर जो कोविड बूस्टर डोज का जो दायरा है, इसको बढ़ाया जाए। और इसके लिए मेडिकल फ्रेटर्निटी से ये अपील भी की गई और मदद मांगी गई है कि कोविड बूस्टर डोज के दायरे को बढ़ाया जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स को शामिल किया जाए। इसके साथ ही साथ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि डॉक्टरों की तरफ से भी ये अपील की गई है कि कोविड को लेकर के जो स्थिति है उस पर सरकार लगातार कम्युनिकेशन बना करके रखे ताकि पैनिक की, एक घबराहट की स्थिति देश में ना बने और लोगों को जो असल स्थिति है उसके बारे में लगातार सरकार की तरफ से सूचना मिलती रहे। इसके अलावा 27 दिसंबर को एक अहम मॉक ड्रिल होने जा रही है देश के तमाम अहम हेल्थ फैसिलिटीज़ में या यूं कहें अस्पतालों में, और उसके पीछे मकसद यही है कि ये देखना कि कितना मेडिकली प्रिपेयर्ड है ये तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़। ICU बेड की उपलब्धता, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई और वेंटिलेटर्स अगर जो हैं वो कितने दुरुस्त है, कितना काम कर रहे हैं। तो ये तमाम अहम पहलुओं को लेकर के एक मॉक ड्रिल 27 दिसंबर को होने जा रही है। कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से संदेश यही है कि देश में स्थिति नियंत्रित है और ये स्थिति बनाए रखने के लिए सरकार तत्पर है कोई भी कदम उठाने के लिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर गीताली भगवती और डॉक्टर कीर्ति सबनीस। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गीताली भगवती, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार ने कल एक तरह से मॉक ड्रिल रखी है। क्या वाकई में सरकार इस वायरस को लेके कुछ ज़्यादा ही चिंतित है या फिर सिर्फ मॉक ड्रिल के तौर पे इसे देखा जाए? ये वाकई में वायरस इतना खतरनाक है कि इस तरह की जरूरत आन पड़ी है? डॉक्टर गीताली, आपसे मेरा सवाल है कि सरकार ने कल एक मॉक ड्रिल रखी है कोविड को लेकर, तैयारियों को लेके, इस BF7 जो वायरस है उसके मद्देनज़र। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या ये वायरस वाकई में इतना खतरनाक है जिस तरह से चीन में तबाही मचाई है, क्या ये इसी तरह भारत में भी मचा सकता है? इसलिए सरकार अलर्ट हो चुकी है। लगता है गीताली जी को आवाज़ नहीं आ रही है। डॉक्टर कीर्ति, आपसे यही सवाल समझना चाहेंगे, सरकार की तैयारियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी?
देखिए कि हम लोग ये जो वायरस अभी जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, जो चीन में बहुत सारे केसेस ला रहा है, वो हम लोग के यहाँ पे अक्टूबर से मौजूद है। हम लोग के यहाँ पे पहले ही पेशेंट उसके ये जीनोमिक सीक्वेंस से आ चुके हैं। तो सरकार ये प्रिपेयर करके रख रहा है। आई थिंक कि कुछ केसेस बढ़ गए तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हम लोग की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर केसेस बढ़ गए तो फिर 11th आवर पे इट विल बी डिफिकल्ट कि कुछ नई तैयारी करें। लेकिन क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ही है वेव से जा चुके हैं, हम लोग के पास जो इम्यूनिटी है दैट इज़ सम जो हम लोग आजकल बहुत डिस्कस कर रहे हैं, हाइब्रिड इम्यूनिटी है। मतलब नेचुरल इन्फेक्शन और एडिशनल जो बड़ा कैंपेन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था वैक्सीनेशन का, इसकी वजह से वी हैव हाइब्रिड इम्यूनिटी। तो मैं ओवरऑल वी डोंट नीड टू पैनिक। यस, अगर प्रिकॉशन लेनी ही है तो जैसे पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं वो जिनका इम्यूनिटी कम है वो लोगों में दिखाई देते हैं। उनमें वैक्सीन का इफेक्ट भी रिलेटिवली कम दिखाई देता है नॉर्मल लोगों से। तो उन लोगों ने प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जैसे कि पेशेंट्स हो कैंसर कीमोथेरेपी पे है, पोस्ट ट्रांसप्लांट है, इन्होंने डेफिनेटली बाहर ट्रैवल करने के टाइम मास्क पहन के जाना चाहिए। और उनके घर में ऑब्वियसली वो इतना बाहर नहीं जाएंगे तो बाकी के कॉन्टैक्ट्स घर में इन्फेक्शन लेके आते हैं, तो उन्होंने भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अगर उनको कुछ सिम्टम्स है, खांसी, बुखार, कफ और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे, तो ऐसे इम्यूनिटी कम वाले लोगों से दूर रहना चाहिए उन्हें। डॉक्टर गीताली, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो वायरस है BF7, इसको लेके दो विचार है। एक कहता है कि ये काफ़ी खतरनाक है, दूसरा कहता है कि ये नॉर्मल है, इससे कुछ नहीं होगा। अगर हम चीन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीन में बड़ा खतरनाक है। समझना चाहूँगा कि भारत में खतरनाक क्यों नहीं है, क्यों लोग ये कह रहे हैं कि भारत में इसका असर नहीं पड़ेगा? क्या नेचुरल इम्यूनिटी को लेके या वैक्सीनेशन को लेके या कोई और वजह है? दोनों को लेके ही हमें लग रहा है कि इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि चाइना में जैसे हमने झेला है कोविड को उतना चाइना ने नहीं झेला। ऑल्दो चाइना ने स्प्रेड किया था, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हमने ऑलरेडी फर्स्ट वेव सेकेंड वेव काफी झेला है। एंड ऑब्वियसली हाइब्रिड इम्यूनिटी इज देयर। एंड वैक्सीनेशन का भी देखा जाए तो इफ यू कंपेयर एडल्ट वैक्सीनेशन विद चाइना, तो इंडिया का काफी बेहतर है। और वहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन ने काफी वैक्सीन लिया भी नहीं था, तो जिनको हो रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। सेकेंडली, वैक्सीनेशन का जो वैक्सीनेशन टाइप होते हैं उसमें भी डिफरेंस आ सकते हैं। किसी का एफिकेसी रेट हायर होता है, किसी का एफिकेसी रेट कम होता है। तो हो सकता है हमारा जो अर्ली टाइम पे जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड हम इंडिया में लगा था, तो उसका जो एफिकेसी रेट है दैट मस्ट बी बेटर देन दैट ऑफ द देन दैट व्हिच इज देयर इन चाइना। सो वो भी एक इफेक्ट है। तो ऑब्वियसली ये सारा देखते हुए ये लगता है कि इंडिया में इतना इतना मतलब सीवियर नहीं होगा। तो लेकिन यही है। लेकिन दूसरा पहलू ये देखें, जो वैक्सीनेशन हुआ है भारत में लगभग 102 या 5 करोड़ हुआ है जिनके पहली डोज लगी है, और जो दूसरी डोज है उनके 95 करोड़, लेकिन बाकी 20-25 करोड़ लोग तो अभी भी बिना वैक्सीन के। तो ये तो एक चिंता की बात है ही ना। हाँ, दो चीज है। एक है बच्चों में इम्यूनिटी, बच्चों का इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन के लिए। जैसे कि हमारे पास अभी लेस देन 12 का वैक्सीनेशन इतना है, मतलब आया नहीं है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। क्योंकि अगर बच्चे को वैक्सीन नहीं लगता है या बच्चे को इन्फेक्शन होता है, क्योंकि स्कूल भी ओपन है, तो बच्चे को अगर होता है तो बच्चे के थ्रू से घर पे आना बहुत ही आसान होता है। तो बच्चों का वैक्सीनेशन पे थोड़ा ज़्यादा मतलब आई थिंक फोकस करना चाहिए इसमें इस टाइम पे। सेकेंडली, एल्डरली पॉपुलेशन, ऑब्वियसली एल्डरली पॉपुलेशन, जिन लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लिया है, मैं आपके चैनल के थ्रू से रिक्वेस्ट करती हूँ कि डोज जरूर कंप्लीट कीजिए एंड बूस्टर डोज जरूर कंप्लीट कीजिए। क्योंकि हमारे पास अगर प्रिवेंटिव मेजर्स है, प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे इम्पोर्टेंट ही है वैक्सीन। तो ऑब्वियसली वैक्सीनेशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। मैं गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अवेलेबल कराए, इजीली अवेलेबल कराए सब लोगों के लिए। डॉक्टर कीर्ति, आजकल मौसम सर्दियों का चल रहा है और कहते हैं कि सर्दियों में वायरस ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करता है। आपको क्या लगता है कि ये वायरस और मौसम, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन होगा अब जो सर्दियां हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में?
हाँ, ये मैं बोलना चाहूँगी डेफ़िनेटली कि ये मौसम का और वायरस स्प्रेड का रिलेशन है मेनली व जहाँ पे टेम्परेचर्स आर लो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है क्योंकि इससे फोमाइट्स ज़्यादा फैलते हैं, टेम्परेचर लोअर रहता है तो वायरस वायबिलिटी भी ज़्यादा रह जाती है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम लोग का अगर वैक्सिनेशन कवरेज अच्छा है और अगर एल्डरली लोगों ने अच्छे से प्रिकॉशन लिया तो हम लोग नया वेव इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली जैसा अभी चीन में चल रहा है वैसा होने के चांस कम है बट यस मौसम ये वायरस स्प्रेड के लिए एक डेफिनेटली पॉजिटिव पॉइंट है ठंडी का मौसम मेनली नॉर्थ। बिल्कुल। और साथ ही साथ कल मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल को लेके आपको क्या लगता है कि जो हॉस्पिटल पहले की तुलना में थे, पहले तो बड़ा टाइम लग जाता था तैयारियों करने में क्योंकि समझ में नहीं आता था क्या क्या, अब जो मॉक ड्रिल हो रही है क्या लगता है आपको कि कितना टाइम में हम एकदम से कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने में कारगर साबित होंगे? एक्चुअली अभी वी हैव सीन 2 वेव जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स लगे थे और प्री प्लानिंग इतना टाइम नहीं मिला था, तो आई थिंक हम लोग अभी बेटर प्रिपेयर्ड है, प्री प्लानिंग ऑलरेडी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग आइसोलेशन पहले भी हम लोग बहुत ज़्यादा स्कैर्ड भी थे एज़ अ हेल्थ केयर वर्कर्स भी, एज़ अ कम्युनिटी भी। नाउ वी आर बेटर प्रिपेयर्ड कि आइसोलेशन प्रिकॉशन कैसे लेने हैं कितना दिन आइसोलेशन लगेगा इसका डेटा बेटर अवेलेबल है तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग अगर इन केस ऐसा टाइम आए तो अपना जनरल कम्युनिटी हॉस्पिटल्स शुड आर प्रिपेयर्ड ओनली थिंग इज अगेन हम लोग का जो हमेशा थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि क्रिटिकल केयर जैसे कि आईसीयू बेड्स ऑक्सीजन इसका अवेलेबिलिटी हम लोग को वापस से टाइट करना आई थिंक गवर्नमेंट विल डेफिनेटली फोकस। बिल्कुल। डॉक्टर कीर्ति, एक चीज़ और समझने की कोशिश करूँगा कि जो पिछले 2-3 लहरें आई और ये तीसरी लहर चलेगी, अब जो अब आएगी लगभग शायद उसे चौथी लहर माना जाए, जो भी हल्का फुल्का आया। क्या ये किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इसकी लगभग पता नहीं कितनी लहर होती है, 7, 9, 10, 11, क्या कुछ ऐसा सिस्टम है कि एक वायरस खत्म होने के लिए इतनी बार अपना रूप बदलता है उसके बाद वो खत्म होता है? तो क्या अंदाज़ा लगाया जाए कि कब तक किस तरह की चीज़ें ये वायरस का जो है लास्ट में जो लास्ट लहर मानी जाएगी, कब तक का ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है इट्स डिफिकल्ट टू आंसर कैसा है कि ये वायरस जो है बाय नेचर हम लोग को समझना चाहिए इट्स अ रेस्पिरेटरी वायरस विच जिसको म्यूटेशंस होना ही इसका नेचर है उसको म्यूटेशंस होते रहेंगे और ट्रांसमिशन या फिर वेव आना इसे लो ग्रेड ट्रांसमिशन चलता रहेगा क्योंकि ये फ्लू वायरस है खांसी सर्दी खांसी जुकाम का वायरस है इसमें स्पाइक आएगा नया केसेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा या फिर उससे रिलेटेड डेथ रेट ज्यादा बढ़ेगा ये उसमें जितना क्रिटिकल म्यूटेशंस उसका फॉर्म चेंज होने में होगा उस पे डिपेंड है और अब तक ऐसे क्रिटिकल म्यूटेशन जिसकी वजह से ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा बढ़े या फिर मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा बढ़े ऐसा डेल्टा वायरस के बाद नए म्यूटेशंस इंडिया में नहीं मिले हैं जो भी है वो ओमिक्रॉन रिलेटेड म्यूटेशंस थे बट डिसीज जो जो हम लोग ने फेस किया ओमिक्रॉन के वेव में रिलेटिवली माइल्डर था तो ऐसा हो सकता है कि जैसे हम लोग कॉमनली एपिडेमियोलॉजी जो रहता है कोई भी डिसीज रहता है उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि जैसे पहले आउटब्रेक होता है फिर पैंडेमिक होता है फिर एंडेमिक होता है एंडेमिक मतलब थोड़े थोड़े केसेस आते ही जाएंगे जैसे कि हम लोग को मलेरिया डेंगू मिलते हैं शायद डाउन द लाइन 5-6 साल के बाद ऐसा हो कि कोविड एंडेमिक हो गया थोड़ा थोड़ा बीच में सीजन के हिसाब से केसेस बढ़ गया जैसे कि हम लोग H1N1 का केसेस देखते हैं लेकिन ये अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कंप्लीटली वाइप आउट इतना जल्दी होगा ऐसा नहीं है। डॉक्टर गीताली, जिस तरह से हमने इतने बार कोरोना 2-3 साल से कोरोना का वो झेल रहे हैं, आधे लोग तो खुद ही अपने आप में डॉक्टर बन गए हैं, अपने आप ही अपना खान पान स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप ही काढ़ा वाड़ा पीना शुरू कर देते हैं, अपने आप ही डाइट चेंज कर लेते हैं। इस समय के लिए आप उन लोगों को क्या नसीहत देना चाहेंगी कि क्या करें और क्या ना करें, खासकर खान पान को लेके? सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट है आई थिंक यू कैन गो अहेड। हाँ या डॉक्टर पहला गीताली तो है कि हाँ जी जी। पहला है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक्चुअली कोविड दैट इज नॉट एक्चुअली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इट इज अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर ऑल इन्फेक्शन बेसिकली द इन्फेक्शियस डिजीजेज ओके सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैंड हाइजीन करना कोविड के लिए ही है ऐसा नहीं है जितना भी जो भी ड्रग रेजिस्टेंट ड्रग्स है मतलब जितना भी आजकल आपने सुना होगा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म है हम लोग जो हॉस्पिटल में डेली बेसिस पे डील करते रहते हैं
तो वो सब भी हैंड हाइजीन से कम हो सकता है और दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। ओके, नेक्स्ट, मास्क। मास्क इज नॉट ओनली फॉर कोविड, दिस इज फॉर अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस आल्सो। मतलब जो भी ऐसे स्प्रेड हो सकता है, क्यों एक ही घर में जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया या कोई भी कॉमन फ्लू हो गया, तो क्यों सारे घर के मेंबर्स को हो जाते हैं या उसके कांटेक्ट में जो आते हैं क्यों हो जाते हैं? बिकॉज इट स्प्रेड्स क्वाइट जल्दी, बहुत फास्ट स्प्रेड करता है। तो मास्क उसमें भी एप्लीकेबल है, लेकिन हमें वो नहीं दिखता। हमें बस कोविड जब बोलेंगे तब हमें मास्क लगाना है, लेकिन अगर हम बोलेंगे फ्लू हो गया तब हमें मास्क नहीं लगाना है। तो ये हमारा अभी अभी बेसिक मेंटालिटी हो गया है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर मास्क आप, अगर कोई भी दूसरा फ्लू भी है या कुछ भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, आप मास्क लगा सकते हो। मास्क लगाने के वजह सबसे इम्पोर्टेंट जो डिजीज है इंडिया में, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस की ऐसा है कि इंडिया में तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है, कुछ भी नहीं है, टीबी जिसको बोलते हैं। तो ये एक बैड डिजीज की तरह हो गया है इंडिया में। तो उसमें हमें डर भी नहीं लगता और हम मास्क भी नहीं लगाते, और हमें जानने का वो भी नहीं है कि हम ट्यूबरकुलोसिस में भी मास्क से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये मैं बोलना चाहूंगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर कोविड, फॉर अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस आल्सो। लाइक अभी इस सीजन में बहुत सारे ऐसे रेस्पिरेटरी वायरसेस घूमते रहते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रॉपरली मास्क पहन सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट है खाना पीना, राइट? खाना पीना ऑब्वियसली हेल्दी हेल्दी डाइट पे लेना ही है। इम्यूनिटी प्रॉपर रखने के लिए हमें हेल्दी डाइट जरूर लेना पड़ेगा। तो काढ़ा वाला ऐसा नहीं है कि काढ़ा का रोल नहीं है, क्योंकि दीज आर ऑल एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बॉडी के इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। तो ये है कि खुद से प्लीज वैसे डॉक्टर ना बनिए। अगर कुछ सिम्टम लग रहा है या मॉडरेट या सीवियर टाइप कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टी वगैरह हो रहा है, ऑब्वियसली आप हॉस्पिटल आइए, डॉक्टर को दिखाइए प्रॉपरली। एंड अगर आपको लग रहा है कि कोविड का सिम्टम है, तो ऑब्वियसली पहले टेस्टिंग जरूर करवाइए। डॉक्टर कीर्ति, आखिरी सवाल आपसे समझना चाहूँगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बैठक की है और तमाम डॉक्टर और कई लोग थे उसमें, उन्होंने सुझाव मांगे हैं डॉक्टरों से कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए जो मौजूदा स्थिति है और नए कोरोना को देखते हुए। आपसे समझना चाहेंगे कि आप होते तो क्या सुझाव देती? सबसे बड़ा सुझाव है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज है कि जो भी एल्डरली पॉपुलेशन है या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उन्होंने प्लीज अगर बूस्टर नहीं लिया है तो अभी टाइम है कि दिस इज द करेक्ट टाइम, आप आपके डॉक्टर को सलाह लेके बूस्टर डोज कंप्लीट कीजिए। थर्ड है, अगर किसी को सिम्टम्स है, मेनली ट्रैवल हिस्ट्री के साथ सिम्टम्स है, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, तो उन्होंने बेटर रहेगा टेस्ट कर ले और जितना खुद को आइसोलेट कर ले, क्योंकि टेस्ट एंड आइसोलेशन यही नया वेव या फिर स्पाइक आने से हम लोग को प्रिवेंट कर सकता है। फोर्थ फिफ्थ चीज है कि आप घर पे भी मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबको पैनिक होकर हॉस्पिटलाइज होना होगा, लेकिन मॉनिटरिंग ठीक से करके करेक्ट सलाह लेके फिर ही ट्रीटमेंट ले। खुद का सेल्फ मेडिकेशन एंटीवायरल काढ़ा से ना करे तो बेटर रहेगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो अभी हम लोग को बीच में जो हम लोग भूल गए थे, मास्किंग एंड हैंड हाइजीन, वो हमें वापस से करना हुआ डेफिनेटली एट द क्राउडेड प्लेसेस, या फिर जहाँ पे अभी 31st आएगा, बहुत सारा क्राउड होने वाला है। तो जो लोगों को सिम्टम्स है वो प्लीज ये क्राउड में मत जाए, क्योंकि उनकी वजह से डिसीज और दोबारा लोगों को फैलेगा। और जो लोग ऐसा क्राउड जितना अवॉइड करे, जितना मास्क डाले, उतना बेटर रहेगा। अदरवाइज ये जो क्राउडिंग के स्पेसिफिक सिचुएशन है, वहां पे केसेस हम लोग के बढ़ते हुए हम लोग को डॉक्टर गीताली, समय तो कम है लेकिन फिर भी जाते जाते आपसे एक सवाल समझना चाहूँगा कि हमारे ऑफिस में क्या हुआ था कि थर्मल स्क्रीनिंग होती थी आदमी को पहचानने के लिए, कहीं से बुखार तो नहीं है, कोरोना वोरोना की जांच पड़ताल के लिए, लेकिन आज तक एक भी थर्मल स्क्रीनिंग में कोई पकड़ा नहीं गया, और जब बाद में पता चला बीमार हुआ उसका वो कोरोना पॉजिटिव निकला। तो क्या ये तरीका अब हमें छोड़ देना चाहिए, इसकी जगह कुछ और तरीके अपना देने चाहिए ताकि हम अब कोरोना को अच्छे से पकड़ सकें, दूसरे तरीकों को अपना सकें? यस, दोनों चीजें ही है। जैसे कि मॉल वगैरह में थर्मल स्क्रीनिंग होती है, तो एक तो है वैलिडेशन ऑफ द मशीन इटसेल्फ, मशीन क्या काम कर रहा है यही किसी को नहीं पता। मैं हमेशा पूछती हूँ, उनको खुद ही नहीं पता, गार्ड को कुछ भी नहीं पता तो होते हैं। सेकेंडली जो हैंड रब वगैरह भी रखते हैं वहां पे, जो हैंड रब का बॉटल होता है या जो जो भी हैंड वो सोल्यूशन होते हैं, पता नहीं वो कब से पड़े होते हैं। तो ये सब में भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए हम कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली।
तो इसके लिए इसमें थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या हम सेकंड क्या करने से ज़्यादा बेहतर हो सकता है कंडीशन। एक तो है कि आप रैपिड टेस्टिंग आप ये करा सकते हैं कि जैसे वो हर एरिया में रैंडमली चेकिंग वो कर सकते हैं। वो एक क्राउडेड प्लेसेस में वो एक ज़रिया हो सकता है जिससे हम टेस्टिंग के साथ-साथ हम थोड़ा-सा डिटेक्शन रेट भी पता चल जाएगा, प्लस साथ के साथ थोड़ा प्रिवेंशन मेजर्स भी हम ले सकते हैं। में काफ़ी कुछ बदल रहा है और बदलाव की ज़रूरत भी है। हमें खुद भी काफ़ी कुछ तरीके से और ज़्यादा हाईटेक होना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी इम्पोर्टेंट राय इस मुद्दे पर रखी और हम पे वक्त कम है, इसीलिए आपसे फ़िलहाल के लिए विदा लेते हैं। बढ़ते आगे, ये तो थी बात तैयारियों की। अब आपको सुनाते हैं एक्सपर्ट्स की वो राय जो कोविड के नए वेरिएंट के खतरे को लेकर आई है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि देश में चीन जैसे हालात बिल्कुल भी नहीं होंगे। उन्होंने लोगों से कहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 60% से भी ज़्यादा आबादी संक्रमित होगी अगले कुछ महीनों में चीन में। और जहाँ तक ये 10% विश्व की आबादी की बात है, वो 10% विश्व की आबादी सब चीन की ही है। 60% चीन की आबादी 10% विश्व की आबादी के बराबर है। भारत में बहुत ही हाई लेवल की नेचुरल इम्यूनिटी कई महीनों से आ चुकी है। 98% से अधिक लोगों में इम्यूनिटी है इस समय मेरे आकलन के अनुसार। और ये जो चीन में वेरिएंट घूम रहा है BF7, ये पहली बार भारत में जुलाई में पाया गया था। तो इतने महीने में कोई विशेष इसका असर नहीं दिख रहा है भारत में। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता है। नए वेरिएंट को लेकर लगातार एक्सपर्ट्स की राय और दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार कोविड के नए वेरिएंट BF7 के खतरे को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में कल पूरे देश में मॉक ड्रिल होने जा रही है, जिसमें कोविड को लेकर अस्पतालों की तैयारियों को परखा जाएगा। इसमें पूरे देश के कोविड मैनेजमेंट से जुड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। मॉक ड्रिल में कोविड मैनेजमेंट से जुड़े हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जांचा जाएगा, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज समेत ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर्स की उपलब्धता की जांच की जाएगी, जिसमें सभी राज्यों ने ड्रिल को लेकर सहमति जताई है। We have announced few guidelines, like number one, especially for the celebrations during the New Year, we have requested the people to wear the masks compulsorily when they are celebrating in closed places where there is even air conditioning. Similarly, even celebrations outside, because there will be thousands and thousands of people gathered. So we have requested and we have issued an advisory that at least that particular day, when there is such a huge congregation, it is better that they wear masks without fail. चीन समेत कुछ देशों में कोरोना के लगातार बढ़ते केस खतरे का संकेत दे रहे हैं। आज बिहार के बोधगया एयरपोर्ट से परेशान करने वाली खबर आई है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के कार्यक्रम में शामिल होने गया आए लोगों में कोरोना पॉजिटिव केस की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। म्यांमार और बैंकॉक से आए 15 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें 11 गया और 4 दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे। सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं कोलकाता एयरपोर्ट में भी 2 पैसेंजर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 कोविड पॉजिटिव मिले हैं, दोनों भारतीय हैं। इनमें से एक 24 दिसंबर को दुबई से आया था, जबकि दूसरा मलेशिया के कुआलालंपुर से आया था। In a cohesive manner, so responsibility of making it happen, it's on the onus is on the central government. So that's why I think central government health department is going to organize a coordination meeting among all the states, and they will be determining the future course of action, what to do and don't do some kind of thing. And India is much more prepared than the last episode of COVID.
चीन में कोरोना का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना लोगों को बेमौत मार रहा है। इलाज करने वाले डॉक्टर से लेकर मेडिकल स्टाफ संक्रमित हो चुके हैं। अस्पताल में बेड से लेकर मेडिसिन और ऑक्सीजन की भारी कमी है। लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं, जान गंवा रहे हैं। कोरोना के इस कोहराम पर शी जिनपिंग सरकार लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखाने जा रहा है चीन में कोरोना से त्राहिमाम की आंखों देखी रिपोर्ट। चीन रिटर्न डॉक्टर की जुबानी जानिए। बीजिंग टू संघाई, कोरोना की सुनामी क्यों और कैसे आई, जानिए ईटी नाउ स्वदेश की इस खास रिपोर्ट में। चाइना में मैं शंघाई में 10 साल से हूँ। लोग यहाँ पे थोड़े क्यूरियस मचा रहे हैं। कुछ ग्रुप हैं जो ज्यादा क्यूरेटिव है, मेडिसिन नहीं है क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी इसको स्टॉक अप कर दिया। अब उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो गई। दैट्स इट। वहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन में ज्यादा है। ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे ज्यादा क्यूरेटिव है। ये सुनी सुनाई रिपोर्ट नहीं है, बल्कि आंखों देखी गवाही है उस चीन की जो कोरोना के तांडव से त्राहिमाम कर रहा है। जहां अस्पतालों से लेकर क्रिमेटोरियम तक दर्दनाक मंजर पसरा है, जहां बुखार की दवाओं की शॉर्टेज हो गई है, ऑक्सीजन टैंक्स खाली हो गए हैं, ब्लड की कमी है। कोरोना की इस मार से शी जिनपिंग सरकार के हाथ पांव इस कदर फूल गए हैं कि कोविड से जंग में अब सेना उतारने की तैयारी हो रही है। आने वाले वक्त में मंजर इससे भी डरावना हो सकता है। कोविड का और बुरा दौर आने वाला है। दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स भी यही आशंका जता रहे हैं। इन आशंकाओं की तस्दीक कर रही है चीन से आ रही ऐसी तस्वीरें। अभी चीन में कोरोना से मौतों का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि शवों को अस्पताल, मॉर्चुरी और कोल्ड स्टोरेज से लेकर मस्जिदों और गोदामों तक में रखा जा रहा है। चीन के अस्पतालों में लाश का अंबार लगा हुआ है। तस्वीरें जियांगसू के वुक्सी के अस्पताल की हैं, जहां डेड बॉडीज रखने की जगह तक नहीं है। दिल दहला देने वाली अगली तस्वीर बीजिंग के न्यू स्ट्रीट के एक मस्जिद की है। बीजिंग के अस्पतालों और मॉर्चुरी में जगह कम पड़ गई तो इन शवों को मस्जिद में रखा गया, क्योंकि क्रेमेटोरियम में भी 20 से 24 घंटे तक वेटिंग चल रही है। बीजिंग में तो आलम यह है कि अब स्टोर किए गए शवों को कंटेनर में रखकर शमशान घाटों तक पहुंचाया जा रहा है। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि बीजिंग में हर रोज ऐसे 10 कंटेनर में डेड बॉडीज को लाया जा रहा है। बीजिंग में शवों को ढोने के लिए कंटेनर कम पड़ रहे तो प्राइवेट कंपनियों के वैन हायर किए जा रहे हैं। बीजिंग के चाओयांग जिंगजियाओ क्रेमेटोरियम पर तो पुलिस का कड़ा पहरा है। यहाँ खड़ी इन गाड़ियों में शव पड़े हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए 24 घंटे से भी ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना की नई लहर ने चीन की कमर तोड़कर रख दी है। चीन का ताजा आंकड़ा डराने वाला है। चीन में इस महीने के शुरुआत में 20 दिनों में देखिए 24 करोड़ 80 लाख केस सामने आ चुके हैं। यानी 20 दिसंबर तक चीन के करीब 17.56% आबादी कोविड संक्रमित हो चुकी थी। मंगलवार को तो यहाँ एक दिन में सबसे ज्यादा 3 करोड़ 70 लाख केस सामने आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन से लीक हुई रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। लोन फ्रॉड केस में मुंबई की अदालत ने वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत और कोचर दंपति को 28 दिसंबर तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में वेणुगोपाल धूत को आज गिरफ्तार किया था, जबकि चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की शुक्रवार को गिरफ्तारी हुई थी। मुंबई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। मुंबई की सीबीआई अदालत ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की हिरासत 28 दिसंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को भी 3 दिन सीबीआई रिमांड का आदेश दिया है। अभी ये मामला 2009 से 2011 तक है जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की एमडी थी और उस समय आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को 1,875 करोड़
रुपए के लोन दिए थे। सीबीआई ने शुक्रवार को चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था और वेणुगोपाल धूत को आज सुबह सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने अपनी दलील में यह कहा कि उन्हें कोचर दंपति से पूछताछ करने के लिए 3 दिन की अवधि चाहिए और अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें कोचर दंपति कोई ज़्यादा सहयोग नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा समय मांगा जिसे कोर्ट ने माना है और उन्हें और 3 दिन और हिरासत रखने के आदेश दिए हैं। और अब बात वित्त मंत्री के सेहत से जुड़ी हुई। निर्मला सीतारमण को आज एम्स में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें रूटीन चेकअप के लिए लाया गया। ज़्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज करीब 12 बजे के करीब में उनको एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स के प्राइवेट वार्ड में उनको एडमिट कराया गया है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें आई। हालांकि औपचारिक बयान अभी तक वित्त मंत्रालय की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जो सोर्स हमें बता रहे हैं उनके हिसाब से कुछ इन्फेक्शन से संबंधित दिक्कतें थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ तकलीफ़ हुई और तुरंत उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया। जो प्राइवेट वार्ड है वो इस वक्त डॉक्टर्स की निगरानी में है। सोर्स हमें बता रहे हैं कि ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। वित्त मंत्री की हालत जो है वो इस वक्त बिल्कुल स्थिर है। वो डॉक्टर्स की निगरानी में है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। एक तरीके से रूटीन चेकअप है। कुछ इन्फेक्शन उनको हुआ है, उसके बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया है। करीब 12:15 बजे के आसपास उनको एम्स ले जाया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही वित्त मंत्री स्वस्थ होंगे और फिर उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन अभी तक वित्त मंत्रालय की तरफ से इस मसले पर कोई भी औपचारिक बयान नहीं आया है। हालांकि सोर्स हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्री की जो हालत है इस वक्त बिल्कुल स्थिर है और किसी भी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार एनएमडीसी, KIOCL और RINL को कुकिंग कोल वैसरीज लगाने के लिए इंसेंटिव दे सकती है। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से NMDC, RINL और KIOCL जैसी जो कंपनियां हैं उनको कुकिंग कोल की वॉशरीज लगाने के लिए सरकार इंसेंटिव्स दे सकती है। इसकी योजना तैयार की जा रही है और ये इंसेंटिव्स इस बात के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरीज लगें, वॉश्ड कुकिंग कोल का प्रोडक्शन जो है उसमें बढ़ोतरी हो और जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको कम करने में मदद मिले। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना पर काम किया जा रहा है और ये जो VGF है ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 20 से 25% के करीब जो है वो हो सकता है। सरकार की योजना ये है कि अगले 6 से 7 सालों के दौरान जो डोमेस्टिक कोकी कोल प्रोडक्शन है उसके टारगेट को बढ़ाकर 1,40 मिलियन टन किया जाए और साथ ही साथ स्टील सेक्टर को जो वॉश्ड कोकिंग कोल की सप्लाई हो रही है उसको 2030 तक बढ़ाकर 25.33 मिलियन टन किया जाए। इस वॉश्ड कुकिंग कोल प्रोडक्शन में अगर आप देखें तो टाटा स्टील और सेल ने ये कमिटमेंट किया है कि वो करीब 8 मिलियन टन का कंट्रीब्यूशन जो है वो करेंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी सरकार से इस बात की सिफारिश की है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए वॉश्ड कुकिंग कोल के प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। प्राइवेट कंपनीज़ को, PSUs को ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरीज लगाएं, इसके लिए उन्हें इंसेंटिव्स दिया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जो है इस योजना पर काम कर रही है। इसका एक और पहलू ये है कि कोल इंडिया लिमिटेड अपनी तरफ से भी प्रयास इस बात का कर रहा है कि प्राइवेट कंपनीज को वॉशरीज के सेक्टर में लाया जाए, उनको इंसेंटिव्स दिया जाए और उसके हिसाब से कोल इंडिया लिमिटेड की योजना यह है कि प्राइवेट कंपनीज को लॉन्ग टर्म कोकिंग कोल लिंकेजेस दिए जा सकते हैं जो इस बात के लिए तैयार हैं कि उनको वॉशरीज लगाना है और इसके लिए कंपनियों को प्राइवेट कंपनीज को इस बात की भी आज़ादी मिलेगी कि वो अपने बिहाफ पे स्टील सेक्टर को वॉश्ड कुकिंग कोल की सप्लाई कर सकती हैं। उनका नेगोशिएशन अपने हिसाब से होगा। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है खासकर कुकिंग कोल सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में। चलिए अब बात करते हैं कि FY 2022 इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कैसा रहा। ये साल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए काफ़ी ख़राब साल रहा। IRDAI के मुताबिक FY 2022 में इंश्योरेंस कंपनियों ने 2,19 लाख क्लेम सेटल किए। काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, जिसमें 2.25 लाख क्लेम कोविड से जुड़ी हुई मौतों के थे। IRDAI की रिपोर्ट की बड़ी बातें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराग शाह।
देखिए, जो हमने देखा है कि इंश्योरेंस कंपनियों की कोविड के बाद जो प्रीमियम ग्रोथ है वो डबल डिजिट में रही है लगातार, लेकिन जो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के द्वारा एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है उसमें जो FY22 की रिपोर्ट है वो बता रही है कि कंपनियों के द्वारा क्लेम्स भी काफ़ी बड़े पैमाने पे दिए गए हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ तो करीब 70,000 करोड़ रुपए के क्लेम दिए गए हैं, 2.19 करोड़ क्लेम दिए गए हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। जो औसत क्लेम है वो 31,000 रुपये का है। हमेशा ये कहा जाता है कि इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा क्लेम सेटल नहीं किया जाता, लेकिन औसत क्लेम जो है वो 31,000 रुपये का औसत क्लेम दिया गया है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। इसके अलावा अगर हम डेथ क्लेम की बात करें तो डेथ क्लेम जो FY21 के अंदर 41,958 करोड़ रुपए था वो बढ़कर एक साल में करीब 50% बढ़कर 60,821 करोड़ रहा। तो इसमें बड़ी वजह है वो कोविड से हुई जो मौतें हैं उनकी भी एक बड़ी वजह रही। अगर कोविड की क्लेम की बात करें तो 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने कोविड का डेथ क्लेम दिया है, जिसमें 2.25 यानी 2.25 लाख लोगों का डेथ क्लेम जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा जो क्लेम रिजेक्शन है वो भी 1 से 1.5% तक ही रहा है। और हेल्थ इंश्योरेंस की हम कोविड क्लेम की बात करें तो वो करीब 27,000 करोड़ के करीब है, 25-26,000 करोड़ के करीब है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का वो 98.64% है, यानी 1 से 1.5% क्लेम ही जो कंपनियों के द्वारा रिजेक्ट किए हैं। और इसमें ओवरऑल क्लेम की अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की तो वहाँ पर 26% की बढ़ोतरी हुई है। जो कुल क्लेम था FY21 के अंदर 1,10,000 करोड़ वो बढ़ के करीब 1,41,000 करोड़ रह गया है। तो ये मोटा मोटा ये जो आंकड़े हैं इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की FY22 की रिपोर्ट है, जहां पर 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा कैसा प्रदर्शन किया गया है, किस तरह के क्लेम सेटलमेंट किए गए हैं, कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा है, वो पूरा बताया गया है। चलिए, और अब बात करते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर मचे घमासान की। विपक्ष के नेताओं ने आज भी विधान भवन के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं उद्धव ठाकरे ने विवादित इलाके को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाकर नया ट्विस्ट ला दिया है। गेले अनेक वर्ष महाराष्ट्र आणि कर्नाटक याच्यामध्ये सीमावाद आहे आणि हा सीमा प्रश्न जो आहे तो सर्वोच्च न्यायालयात गेली काही वर्ष प्रलंबित आहे। एखादा विषय सर्वोच्च न्यायालयात असल्यानंतर साहजिकच आहे दोन्ही राज्यांनी संयमाने वागण्याची गरज आहे। जो संयम महाराष्ट्र दाखवत आलेला आहे तो संयम कर्नाटकाकडनं मात्र काही दिसत नाही आहे। आणि जर कमी चुकत नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय गेल्यानंतर सुद्धा कर्नाटक सरकारने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला, बेळगावचं नामांतर केलं। एवढंच नाही तर तिकडे मराठी भाषिकांवरती भाषिक अत्याचार सुरू आहे। हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे तोपर्यंत हा विवादास्पद कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र हा केंद्रशासित प्रदेश झाला पाहिजे। उद्धव ठाकरे की मांग है कि जब तक मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तब तक के लिए केंद्र सरकार कर्नाटक के कब्जे वाले महाराष्ट्र के इलाकों को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित करे। इस खबर पर पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी मंदार फण से। देखिए, एक घटनाक्रम रहा है महाराष्ट्र और बेलगांव खास करके कर्नाटका के बॉर्डर इशू को लेकर। लगातार यहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं। लगातार पिछले 1 महीने से कई सारे ऐसे बयान आ रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो SR बोम्मई है उनकी तरफ से। और ख़ास करके महाराष्ट्र में भी जिस तरह से राजनीतिक परिस्थिति अब उभर कर सामने आई हुई है, खास करके महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है MVA सरकार गिरने के बाद जो नई सरकार बनी है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना और साथ साथ बीजेपी की जो सरकार बनी हुई है, उसके बाद जो डायनामिक्स जो है राजनीतिक जो पैंतरे है वो भी काफ़ी हद तक बदल गए हैं। एक जो अहम बात इसमें है वो ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक पिटीशन किया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो पिटीशन जो है अभी उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई है और उसको लेकर कई सारे विपक्ष के बयान महाराष्ट्र में
लगातार आते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जो मांग है वो हमें समझनी होगी, क्योंकि ये मांग 1960 से लगातार कायम है और उसमें 865 ऐसे गांव है और साथ साथ बेलगांव, निपाणी और कारवार जैसे जो शहर है इनके ऊपर महाराष्ट्र ने अपना दावा बोला है। और साथ साथ इसमें ये भी देखा गया है कि महाजन कमीशन का गठन किया गया था उस समय में, और महाजन कमीशन ने जो उस समय में निर्णय दिया था उसमें भी काफ़ी पेचीदगी उसके बाद सामने आई थी। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इसके ऊपर सुनवाई करती है, कब करती है, इसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर होता है। लेकिन आज जो शिवसेना ने मांग की है महाराष्ट्र के विंटर अधिवेशन में, जो शीतकालीन सत्र है महाराष्ट्र का नागपुर में, तो यहाँ जो मांग शिवसेना ने रखी है, उद्धव ठाकरे के गुट ने, वो सबसे बड़ी मांग आज की रही है, क्योंकि इसमें से और एक नया मुद्दा उभर कर सामने आया है। ये मांग है कि महाराष्ट्र बेलगांव का जो इलाका है, जो विवादित इलाका है, उसे केंद्र शासित किया जाए। अगर केंद्र शासित किया जाता है तो ये एक तरह से नई राजनीतिक मांग हो चुकी है। महाराष्ट्र अभी तक लगातार ये कहता आ रहा है कि 1 इंच ज़मीन भी कर्नाटक को नहीं दी जाएगी, लेकिन अहम बात यह है कि शिवसेना की इस मांग से एक नई समस्या या एक नया सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या बेलगांव, कारवार और निपाणी का जो इलाका है, जो विवादित इलाका है, भाषा को लेकर ये विवाद चल रहा है कई दिनों से, तो क्या ये इलाका केंद्र शासित किया जाएगा? अगर शिवसेना ये मांग रखती है तो क्या एनसीपी और कांग्रेस इस मांग को समर्थन देती है या नहीं, ये भी काफ़ी अहम मुद्दा रहेगा। साथ साथ देवेंद्र फडणवीस जो कि गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि हम 1 इंच ज़मीन भी कर्नाटका को नहीं देंगे और जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो शिवसेना ने ये जो नई मांग की है, क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी जो पुरानी मांग थी कि महाराष्ट्र का ये जो पूरा इलाका है वो महाराष्ट्र में आना चाहिए, बेलगांव का जो और कर्नाटका का जो अभी इलाका है वो महाराष्ट्र में आना चाहिए, ये जो मांग है, क्या इस मांग को उद्धव ठाकरे ने छोड़ा है? क्या इस मांग को शिवसेना ने, जो उद्धव ठाकरे गुट का शिवसेना जो है उनकी जो भूमिका लगातार रही है, बाल ठाकरे से लेकर लगातार इस मांग को लेकर काफ़ी आंदोलन हुए हैं, क्या इस मांग को शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे के गुट ने बाजू रखा है, छोड़ दिया है और एक नई मांग की पुकार की है? ये सबसे बड़ा सवाल, शिवसेना को इसका जवाब देना पड़ेगा। नए साल से पहले दिल्ली वासियों की जेब पर महंगाई का एक और झटका लगा है। दरअसल मिल्क प्रोडक्ट्स निर्माता कंपनी मदर डेयरी ने मंगलवार से दिल्ली एनसीआर मार्केट में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। बता दें कि कंपनी की ओर से लागत में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। कीमतों में इस इजाफे को मिलाकर कंपनी ने इस साल 5वीं बार दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की है। हालांकि गाय के दूध और टोकन दूध की कीमतों को इस बढ़ोतरी के दायरे से बाहर रखा गया है। और अब बात उत्तर भारत में सर्दी के सितम की। तो नए साल की शुरुआत से पहले उत्तरी भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की ओर से मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज सुबह भी इन राज्यों में शीतलहर के साथ घना कोहरा भी देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में इन राज्यों में तापमान 3 से 7 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। वहीं जानकारों के माने तो 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक 5 दिन इस सीजन के सबसे सर्द दिन रहने की संभावना है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में तापमान माइनस में जाने की भी उम्मीद है। वहीं दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात का तापमान 1 से 4 डिग्री के बीच रहेगा। साहब जी कपड़े पहनते हैं, कपड़े भी पूरे हैं, सब कुछ है, मगर लक्कड़ भी जला रहे हैं, मगर ठंड इतनी पड़ रही है कि 5 डिग्री से नीचे आ चुकी है। हाँ जी, ठंड तो है, उसने बस यही कि आग का सहारा है और तो क्या है, कपड़े पहन लो। लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है तो फिर कोई भी चीज काम नहीं करती है। ठंड भी बहुत है, कोहरा भी बहुत है, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत है। अच्छा, तो कैसे गाड़ी चला रहे हैं? बस हल्की चली 40-50 बहुत सुकून से। अच्छा भाई, इंडिकेटर वगैरह जला के? जी, आज तो बहुत ठंडा है, जैसे दिख रहा है आपको, कोहरा हो रहा है चारों तरफ और सारे में धुंध हो रही है। 50 मीटर दूर का भी दिख नहीं रहा है यहाँ।
ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कोहरा है, सामने का दिखाई नहीं दे रहा, आसपास का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गाड़ियों के इंडिकेटर चला के लोग चल रहे हैं। लाइट में भी ये देख लीजिए, पास की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। रात से बहुत बुरा हाल है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब, हरियाणा इंक्लूडिंग दिल्ली, नॉर्थ राजस्थान में टेम्परेचर 4 डिग्री से कम है। इवन नॉर्थ राजस्थान में नियर 0 डिग्री भी है। तो ये कंडीशंस अभी आने वाले 24 घंटों में कंटिन्यू करेगी। उसके बाद हम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण प्लेन्स को तो वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन टेम्परेचर्स को अफेक्ट करेगा। उसके कारण ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्का फुल्का स्नोफॉल रहने की उम्मीद है। न सिर्फ भारत बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका भी ठंड की मार से बेहाल है। वहाँ तो मानो जैसे हिमयुग आ गया है। कुछ इलाकों में तो पारा -57 डिग्री तक पहुँच गया है। अमेरिका में आए भयंकर आर्कटिक बम तूफान के कारण कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से ज़्यादातर मौतें बफेलो और न्यूयॉर्क में हुई हैं। बर्फीले तूफान से अमेरिका के लाखों घरों में बिजली की सप्लाई भी बंद हो गई है। लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा 4 मौतें कनाडा में हुई हैं। अमेरिका के मोंटाना राज्य में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। भीषण ठंड की वजह से यहाँ हवाई यात्राएं ठप हैं और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। कई इलाकों में 3.5 फीट मोटी बर्फ जम गई है। हवाएं इतनी तेज हैं कि इतनी ठंडी हैं कि हड्डियों को जमा दे। वीर बाल दिवस। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, धर्म रक्षा के लिए साहिबजादों ने प्राणों की आहुति दी। पहला वीर बाल दिवस मना रहा है, जिस दिन को, जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। शहीदी सप्ताह और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे आकाश जैसी अनंत प्रेरणाएं भी जुड़ी है। साल 2022, ये साल जब ये साल आया था तो क्या जोश था, क्या उमंग थी, क्या तरंग थी। मगर इस साल कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगी। आने वाले साल को सलाम करने से पहले जाने वाले साल को सलाम करते हुए याद करते हैं दुनिया में घटी 2022 की टॉप 10 घटनाएं। हमेशा नई उमंग, नए जोश और नई उम्मीदों के साथ नया साल आता है और पुराना साल कुछ ऐसी कहानियां छोड़ जाता है जो इतिहास के पन्नों में एक बड़ी घटना के तौर पर दर्ज हो जाती है। साल 2022 में भी कुछ इसी तरह की घटनाएं घटी जिन्हें दुनिया कभी नहीं भुला सकेगी। इस साल की सबसे बड़ी घटना 24 फरवरी को घटी, जब रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई। ये युद्ध अभी भी जारी है। युद्ध की वजह से यूक्रेन के लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। यूक्रेन के कई शहर बुरी तरह से तबाह हो गए। रूस पर पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगाए और परमाणु हमले की धमकियां तक दी गई। वहीं एलन मस्क के ट्विटर को खरीदना भी इस साल की बड़ी डील थी। 14 अप्रैल 2022 को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 36,025 करोड़ रुपए में ट्विटर खरीदा। ये डील काफी विवादों में रही।
जब स्पैम और फेक अकाउंट की वजह से एक बार तो मस्क ने डील को तोड़ने का फैसला कर लिया। इसके खिलाफ ट्विटर ने कोर्ट का रुख किया था, लेकिन फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत में मस्क ने अपना रुख बदला और फिर से डील को पूरी करने के लिए तैयार हो गए। साल 2022 को श्रीलंका कभी नहीं भूलेगा। जून 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने जैसे ही बताया कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसके बाद से श्रीलंका के हालात बेकाबू हो गए। श्रीलंका में आर्थिक इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया गया। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री दफ्तर पर लोगों ने कब्जा कर लिया और महीनों से जारी मुद्रा संकट ने श्रीलंका की आबादी के एक बहुत बड़े तबके को गरीबी में धकेल दिया है। वहीं 8 जुलाई 2022 का दिन जापान के इतिहास का एक दर्दनाक दिन था, जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई 2022 को नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आबे पश्चिमी शहर नारा में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के इलेक्शन के कैंपेन में स्पीच दे रहे थे। तभी हमलावर ने उन्हें गोली मारी थी। मौसम के लिहाज से इस साल यूरोप की गर्मी भी सुर्खियों में रही। जुलाई की शुरुआत में यूरोप के कुछ हिस्सों में पारा खतरनाक रूप से बढ़ गया था। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस और क्रोएशिया के जंगल की आग के कारण भीषण गर्मी की चपेट में ये पूरे देश आ गए थे। भीषण गर्मी की वजह से यूरोप में ट्रेन के सिग्नल पिघल गए। ट्रेन सिग्नल पिघलने के कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। ब्रिटेन के लिए साल उनकी महारानी की मृत्यु के लिए याद रखा जाएगा। जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। वो काफी समय से बीमार चल रही थी। 70 साल और 211 दिन तक सिंहासन पर रही। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। ईरान के लिए साल वबाल के नाम रहा। इस साल 16 सितंबर को ईरान में हिजाब को लेकर बवाल हो गया और अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 16 सितंबर को ईरान की 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब का विरोध शुरू हुआ था। इस घटना के बाद पूरे ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध की आग लग गई थी। 140 शहरों में विरोध की आग पहुंच गई। इस साल की एक और बड़ी खबर रही यूके की, जहां 2 महीने में 3 नेताओं ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। बोरिस जॉनसन, थेरेसा मे के बाद ऋषि सुनक ने अक्टूबर में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। चुनाव में जीत हासिल करने वाली लिज ट्रस को सिर्फ 44 दिनों में ही एहसास हो गया कि चुनाव प्रचार के दौरान जो बड़े बड़े वादे उन्होंने जनता से किए थे, उन्हें वो पूरा नहीं कर पाएंगे। लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भारत के लिहाज से भी ये साल काफी कामयाब रहा, जहां भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम को रखा गया है। तो ये थी साल 2022 की वो बड़ी घटनाएं जिसके लिए ये साल याद रखा जाएगा। ET नाउ स्वदेश।